गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम लोग बीएससी का अपना लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं। जो कॉम्पटन इफेक्ट था उसी की समरी है आज, और मैंने आपको बताया था समरी प्लस उसके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आज हम न्यूमेरिकल्स और उसकी समरी देखेंगे कि क्या कारण रहे कि कॉम्पटन ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किया और उससे हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिले। तो देखिए, जो हमारे पास रेडिएशंस थे, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थे, उसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक चीज़ तो मतलब क्लियर हो गई थी कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने क्या क्लियर किया था कि जो लाइट है हमारी, लाइट के पास क्या है, पार्टिकल नेचर है। बट थ्योरी उससे पहले क्या थी कि लाइट के पास क्या था, वेव नेचर था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन ने क्या बोला कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। अगर लाइट के पास पार्टिकल नेचर है तो लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, सारी के सारे रेडिएशंस का नेचर क्या होना चाहिए, पार्टिकल नेचर होना चाहिए। जैसे एक्सरे है, आपकी गामा रे है, रेडियो वेव्स हैं, हीट वेव्स हैं, इनके पास सबके पास क्या होना चाहिए, पार्टिकल नेचर भी होना चाहिए। तो अब पार्टिकल नेचर होना चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास लाइट का नेचर तो हमें क्लियर हो रहा था कि हाँ चलो, मतलब लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। बट अभी तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं आया था जिसने ये बताया कि जो आपकी एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, ये क्या हैं, ये भी पार्टिकल नेचर की हैं। तो फिर कॉम्पटन साहब ने क्या किया, 1923 में जो अपना एक्स रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किया, और उससे ये बताया कि जो एक्स रेज हैं हमारे पास, उनके पास भी कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। मतलब कि अगर एक्स रे के पास पार्टिकल नेचर है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो कॉम्पटन साहब थे उन्होंने क्या बोला कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हायर फ्रीक्वेंसी के, जैसे आपका गामा रे है, एक्स रे है, दोनों के पास क्या है, पार्टिकल नेचर है। अल्ट्रावायलेट और ये लाइट, इन दोनों के पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता चुका था कि इनके पास पार्टिकल नेचर है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हाँ, लाइट के पास, या फिर मैं बोलूँ सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, उनके पास क्या है, उनके पास पार्टिकल नेचर है। तो ये समरी हम लोग लिख लेते हैं, काम करते हैं अच्छे पॉइंट से। ये आपके कुछ पॉइंट हैं, तो आप नोट करिए, कॉपी किताब लेके बैठिए और एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए। देखिए पहला क्या है, पहले बात कर लेते हैं। इफ नेचर ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, if nature of all electromagnetic radiations are same, then all electromagnetic radiations show particle nature, because light have particle nature, because light have particle nature as explained by Einstein by photoelectric effect। देखिए क्या कहानी है, इफ नेचर ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर सेम, देन ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस शो पार्टिकल नेचर बिकॉज लाइट हैव पार्टिकल नेचर एज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब आइंस्टीन साहब ने क्या किया था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके द्वारा उन्होंने ये बता दिया था, वो एक्सपेरिमेंट ही इसीलिए हुआ था कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनको हमने क्या नया नाम दिया था, फोटोन नाम दिया था। ठीक, तो लाइट को जब बताया पार्टिकल नेचर है, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनका नेचर भी एक ही था। अगर नेचर एक था, पहले वो वेव नेचर के थे, अब किसके हैं, अब लाइट पार्टिकल नेचर की है, तो ऑब्वियस सी बात है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होंगे, पार्टिकल नेचर के होंगे। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए सो कॉम्पटन proved this by his scattering X-ray scattering experiment।
देखिए एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने बता दिया था क्या क्या कहानी थी। अब देखिए क्या क्या कहानी थी, क्या क्या चीज़ें हमें मिली थी, एक एक करके हम लिख लेते हैं। देखिए ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके लिख दिए हैं, मतलब राइटिंग थोड़ी वैसे लिखते हुए गंदी आ रही थी, अब आपको एक एक करके मैं समझा देता हूँ अच्छे से समझ में भी आएंगे, दिख भी रहे होंगे आपको अच्छे से। तो ठीक है, बिल्कुल, हाँ बढ़िया दिख रहे हैं। तो देखिए बात ये हो रही थी कि भाई जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थे वो सारे के सारे, ये प्रूफ होना था कि इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। इससे पहले ये था कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं वो सब क्या है, वेव करैक्टर शो करते हैं। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन साहब ने क्या बोला कि जो लाइट है हमारी उसके पास क्या है, पार्टिकल नेचर है, मतलब लाइट किससे बनी हुई है, फोटोन से बनी हुई है। तो अब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था, उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं था जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनके पास भी क्या होता है, उनके पास भी पार्टिकल कैरेक्टर होता है। भाई जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके पास, जो विजुअल लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। देखिए जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा कहाँ से शुरू होता है, एक्सरे, सॉरी गामा रे, गामा के बाद फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजुअल, फिर रेडियो, फिर फलाना, जो भी ये स्पेक्ट्रम है ये सारा का सारा क्या रखना चाहिए, ये पार्टिकल कैरेक्टर रखना चाहिए। क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर रेडिएशन, जैसे हम बोलते हैं लाइट रेडिएशन, जो विजुअल रेडिएशन है उसके पास क्या है, उसके पास पार्टिकल कैरेक्टर है। तो मतलब जितने भी रेडिएशन है सारे सबके पास क्या होना चाहिए, पार्टिकल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, इसको किसने प्रूफ किया, कि इसको कॉम्पटन साहब ने प्रूफ किया। उन्होंने क्या लिया, एक एक्सरे ली और उस एक्सरे को उन्होंने क्या कर दिया, डिफ्रैक्ट करवा दिया या फिर स्कैटर करवा दिया। स्कैटरिंग किस में होती है, देखो डिफ्रैक्शन होता है वेव में, स्कैटरिंग फिनोमिना क्या प्रदर्शित करता है कि जो एक्सरे है उसके पास भी क्या है, पार्टिकल कैरेक्टर है। तो उन्होंने सबसे पहले एक्सरे को यही मान लिया कि ये क्या है, पार्टिकल है, ये फोटोन से बनी हुई है। और उस फोटोन को कहाँ स्ट्राइक करवा दिया उन्होंने, उस फोटोन को स्ट्राइक करवाया, एक ग्रेफाइट का मटेरियल लिया और इसमें स्ट्राइक करवा दिया। अब ग्रेफाइट मटेरियल में जब गया फोटोन तो जाके इलेक्ट्रॉन में टकराया, जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था उसको धक्का दिया और खुद भी स्कैटर हो गया और उस इलेक्ट्रॉन को भी स्कैटर करवा दिया। ये देखिए, ये स्कैटरिंग, खुद तो चला गया रेडिएशन, इधर स्कैटर हो गया और ये इलेक्ट्रॉन को इधर निकाल दिया। ये सारी कहानी क्लियर है। कॉम्पटन इफेक्ट में हमने एक्सपेरिमेंट में सब कुछ बताया था, स्कैटरिंग हुई, ये सब कुछ हुआ, अब कहानी हुई। अब इन्होंने क्या किया कि अब उस फोटोन, अब देखिए पार्टिकल लिया है एक्सरे को, तो अब इन्होंने कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया, मोमेंटम कंजर्व कर दिया। यहाँ पर पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है, तो देखिए इन्होंने कहानी क्या किया, ही टेकिंग एक्सरे एज अ पार्टिकल एंड कोलाइड अ फोटोन विद इलेक्ट्रॉन। पहला काम क्या किया कि एक्सरे को पार्टिकल लिया और कोलाइड करवा दिया किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। दूसरा, दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ये कोलिजन्स कैसे, परफेक्टली इलास्टिक लिए गए। तीसरा पॉइंट, ही कैलकुलेटेड वेवलेंथ शिफ्ट बाय अप्लाइंग मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। मोमेंटम कंजर्व कर दिया, एनर्जी कंजर्व कर दी और वहाँ से देखिए क्या वेवलेंथ शिफ्ट निकाली जुगाड़ से। आपका लैम्डा डैश माइनस लैम्डा मैं आपको निकाल चुका हूँ वेवलेंथ शिफ्ट। नाउ मैच विद एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड दिस वॉज परफेक्टली मैच्ड। देखिए जो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन से वेवलेंथ शिफ्ट निकाली थी, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा जो भी आ रही थी, वो यहाँ पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो वेवलेंथ निकल के आई। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली कैसे, यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, ये स्पेक्ट्रोमीटर लगा रखा है, ये क्या चेक कर रहा है, जो ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है, यहाँ पर जैसे इंसिडेंट करता है तो ये रेडिएशन क्या करता है, स्कैटर कर जाता है एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, ये रेडिएशन किधर भी स्कैटर कर सकता है। जो ये स्कैटर्ड रेडिएशन है, अब स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी वो इस स्पेक्ट्रोमीटर से पता चल जाएगा हमें। अब इसकी वेवलेंथ और इसकी वेवलेंथ शिफ्ट निकाल सकते हैं हम लोग। जो वेवलेंथ शिफ्ट हमने निकाली एक्सपेरिमेंटली, वो किससे मैच कर रही थी, डायरेक्टली जो उन्होंने फॉर्मुलेट की थी, फोटोन को क्या, एक्सरे को क्या, पार्टिकल मान के जो उन्होंने कैलकुलेट की थी वेवलेंथ शिफ्ट, सेम दोनों क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा था कि एक्सरे के पास पार्टिकल कैरेक्टर है। ये कहानी हो गई। तो देखिए कॉम्पटन का क्या एक्सपेरिमेंट अल्ट्रावायलेट और विजुअल रीजन के लिए नहीं था, तो देखिए उसके लिए भी था, बट वहाँ पर हमारी जो वेवलेंथ शिफ्ट थी
वो बहुत ही छोटी आती थी, बहुत ही नेग्लिजिबली वेरी स्मॉल। पहले से ऑलरेडी देखिए हमारी लैम्डा डेस माइनस लैम्डा कितना आ रहा था, 0.242 एंगस्ट्रम इस लेवल का आ रहा था, और बहुत ही, अब इससे ज़्यादा छोटा आप समझ लीजिए और ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा जाके, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हमें मिल रहा था यहाँ पर वेवलेंथ शिफ्ट। ऐसा नहीं है कि अल्ट्रावायलेट और विजुअल रीजन के लिए हमारा कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट नहीं था या फिर कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट यहाँ गलत रिजल्ट देता था, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर जगह वैलिड है, हर रेडिएशन के लिए वैलिड है। तो फिलहाल यहाँ से एक चीज़ प्रूफ हो गई हमारे पास कि जो हमारे हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस हैं, हाई फ्रिक्वेंसी जो आपके अल्फ़ा और सॉरी अल्फ़ा कह रहा हूँ मैं, एक्स और जो आपके गामा रे हैं, उनमें उनके पास भी क्या हो रहा था, उनके पास भी पार्टिकल कैरेक्टर था। तो मतलब सारे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे जितना भी रेडिएशन है सबके पास क्या है, सबके पास पार्टिकल कैरेक्टर है। देखिए ये वही पॉइंट है कि कॉम्पटन शिफ्ट इज इजीली ऑब्जर्वेबल फॉर एक्स रे एंड गामा रे फोटॉन्स, फॉर विजुअल एंड यूवी रीजन्स द शिफ्ट इज़ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लैम्डा। शिफ्ट बहुत ही क्या होता है, छोटी होती है, ठीक। अब देखिए ये रिलेशन मैंने आपको कल बताया था, tan थीटा इक्वल्स टू कॉट 5/2 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, मतलब ये थीटा और फाई के बीच में रिलेशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे आपको मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास ये फॉर्मूला है एच न्यू ब्रैकेट के अंदर 2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 प्लस 2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2। बीटा क्या है हमारा, कॉम्पटन्स वेवलेंथ, एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूले आपके इसलिए यूज़फुल है, क्वेश्चन आते हैं इन पर। इसका प्रूफ तो बहुत ही आसान है। अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूँ तो देखिए प्रूफ में क्या होगा कि इंसिडेंट का, देखिए ये tan थीटा आपका प्रूफ कैसे निकलेगा, जो रेडिएशन था यहाँ पर, जो इक्वेशंस आई थी आपकी मोमेंटम कंजर्वेशन से, वही इक्वेशंस लगनी है। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी एच न्यू प्लस 0 मोमेंटम कंजर्वेशन की, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस फाई प्लस पी कॉस थीटा, पहली इक्वेशन ये थी। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या थी, वाई डायरेक्शन में अगर हमने मोमेंटम कंजर्व किया था तो 0 + 0 इक्वल्स टू एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई माइनस पी साइन थीटा, सेकंड इक्वेशन। अब देखिए इसको इधर लेकर आएंगे और दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, इसको भी इधर ले आएंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी भी निकल के आ जाएगी, सब चीज़ें यहाँ से निकल के आ जाएंगी। अच्छा हमारे पास न्यू का भी एक रिलेशन आया था, न्यू का मैं आपको न्यू का भी रिलेशन बता देता हूँ। तो देखिए ये हमारे पास न्यू डैश का रिलेशन है। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये भी यहीं से निकल के आता है, सारी चीज़ें, ये सारे फॉर्मूले हो गए आपके, जो 3 फॉर्मूले यूज़ माने थे। अभी न्यूमेरिकल हम करेंगे तो ये फॉर्मूले यूज़ होंगे, इसलिए आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। एक वेवलेंथ शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखना है, एक ये और एक ये काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा देखते हैं हम ये थीटा का वेरिएशन और किस तरीके से ये अपना काम करता है, किस तरीके से यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है उसकी ट्रेजेक्टरी क्या क्या हो सकती है, कि वो किधर किधर जा सकता है फाई के वेरिएशन से, तो वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए अगर मैं फाई की बात करूँ, यहाँ इस फाई की बात करूँ कि अगर ये फाई 0 डिग्री हो, तो इफ़ फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर हमारे पास फाई 0 डिग्री हो गया, अगर देखिए ये जो आया है यहाँ पर फोटोन आया है, वो टकराने के बाद कैसे चला गया, सीधा ही चला गया। देखिए जो स्कैटर्ड रेडिएशन होंगे वो आपके जो एक्सरे के रेडिएशन होंगे स्कैटर, ये इधर भी जा सकता है, 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 मतलब किसी भी दिशा में जा सकता है, इधर भी जा सकता है आपका। तो अगर फाई 0 डिग्री हो गया मतलब सीधा चला गया इंसिडेंस की डायरेक्शन में, तो थीटा रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की कहानी क्या होगी, तो देखिए tan थीटा क्या होगा। देखिए यहाँ पर फाई बराबर 0 डिग्री डाला तो cot 0 क्या वैल्यू होती है, cot 0 क्या होता है, cos 0 अपॉन sin 0 इनफाइनाइट। अगर tan थीटा इनफाइनाइट कहाँ होता है, π/2 पे, तो जो हमारा थीटा है वो क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, थीटा बराबर π/2। अगर हम फाई रखते हैं, फाई इक्वल्स टू आपका
180 डिग्री। अगर फाई हमारा 180 डिग्री हो जाता है तो देखिए थीटा 180 डिग्री, यहाँ पर जैसे ही हमने फाई डाला तो कॉट 90। अच्छा कॉट 90 क्या होता है? कॉस 0, कॉस 90 अपॉन साइन 90, मतलब 0। और टेन 0 वैल्यू किस पर लेता है? 0 पर। तो थीटा बराबर क्या हो गया? 0 डिग्री। तो देखिए अगर 0 डिग्री फाई है, फाई अगर 0 डिग्री पर इंसिडेंट स्कैटर हुआ है तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखिए कितना एंगल पर रिकॉइल ये जा रहा है? π/2 पर। मतलब क्या कहानी है कि अगर ये आया और सीधा चला गया तो इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे 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 निकलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक। और अगर ये थीटा 180 डिग्री हो गया, टकरा के और चला गया वापस, तो हमारा निकलने वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब वो हमेशा आगे की तरफ निकल रहा है रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, और वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? 0 से π/2, या फिर हम बोल सकते हैं π/2 से 0। केवल इतने ऑनवर्ड डायरेक्शन में, चाहे वो इधर निकले चाहे वो उधर निकले, किधर भी निकले, लेकिन 0 से π/2 के बीच में ही जाएगा। तो यहाँ से इसका पाथ, ये चीज़ क्लियर हो रही है कि जो हमारा रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है ये डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है। तो अब 4 ग्राफ हैं आपके। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि मैंने आपको बताया था मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रेडिएशन क्या होते हैं। तो देखिए मॉडिफाइड रेडिएशन क्या है कि जो एक्सरे के रेडिएशन जिनके पास फ्रीक्वेंसी न्यू थी और टकराने के बाद चले गए न्यू डैश फ्रीक्वेंसी के साथ, टकराने के साथ चले गए, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो मॉडिफाइड रेडिएशन बोलेंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, कुछ रेडिएशंस ऐसे होंगे वैसे के वैसे ही चले जाएंगे। कारण क्या उनके जाने का? मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेफाइट का एटम है, ये रेडिएशंस आए और ग्रेफाइट के एटम से टकराए, ग्रेफाइट का जो यहाँ एटम है उससे टकराए, उसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसको निकाल देंगे, अगर निकाल देंगे तो वो रेडिएशन मॉडिफाई हो जाएंगे। और अगर नहीं निकाल पाए, अगर जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उसको नहीं निकाल पाई अगर ये रेडिएशन, तो देखिए क्या होगा। मतलब क्या हुआ? एक्सरे का टकराना किसके साथ हुआ? अब एटम के साथ हो गया। जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, मेरे पास एटम का स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। अब देखिए ये मान लेते हैं हम फ्री है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला, तो ये रेडिएशन आया, खट 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 खट, इसमें टकराया और ये चला गया बाहर, और इधर से रेडिएशन आ रहे हैं, इसमें मान लीजिए टकराया, और ये क्या है? नॉट फ्री, बाउंड इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये आसानी से नहीं निकलने वाला है, न्यूक्लियस से बहुत तगड़े फोर्स से पकड़े हुए हैं। तो ये रेडिएशन लगा इसमें, अब ये निकला नहीं तो क्या होगा? देखिए, तो इस रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन तो कहीं हुआ ही नहीं। अगर मैं बात कहूँ तो इस रेडिएशन का हम टकराव किसके साथ मानेंगे? अब पूरे एक ग्रेफाइड एटम के पास साथ मानेंगे, हम नहीं मानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसका टकराव हुआ है। तो जिस कारण से अब इलेक्ट्रॉन रिकॉइल नहीं होगा, अब इस रेडिएशन से क्या रिकॉइल हो जाएगा? अब पूरा का पूरा एटम ही रिकॉइल हो जाएगा। और अगर एटम रिकॉइल हो गया तो कहानी क्या आती है? देखिए, वहाँ हम इलेक्ट्रॉन का मास लेते थे फॉर्मूले में, इलेक्ट्रॉन का मास जो आपका यहाँ देखिए m0, और इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ, एटम का मास बहुत ज़्यादा होता है। तो जो शिफ्ट है वो आपकी नेग्लिजिबल है, ये कुछ नहीं शिफ्ट आई, ठीक। तो इस कारण से ये जो रेडिएशंस होते हैं वो अनमॉडिफाइड रेडिएशंस रहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो रही होगी अब। कारण क्या है भाई? कुछ लॉस ही नहीं हुआ उसका, जब आया जैसा आया वैसा चला गया, टकराने के बाद कुछ दे ही नहीं पाया उसने, कुछ ले ही नहीं पाया, ठीक। कारण क्या है? अगर इसको दे भी दिया तो ये निकल के फिर ट्रांजिशन स्टेट में फिर वापस आ जाएगा और इस रेडिएशन को फिर दोबारा से इमिट कर देगा एनर्जी, और ये रेडिएशन फिर से उसी फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। तो बहुत सारी कहानियाँ। फिलहाल तो आप ये जानिए कि मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रेडिएशन का मतलब ये है कि अनमॉडिफाइड रेडिएशन में क्या होता है, वो हम एटम से टकराया हुआ रेडिएशन मानते हैं, ग्रेफाइड एटम का, और वो रिकॉइल होता नहीं है। वेवलेंथ शिफ्ट उसमें बहुत ही जीरो ही मान लेते हैं, जीरो ही आती है। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है कि इसमें वेवलेंथ शिफ्ट जो फ्री इलेक्ट्रॉन में टकरा के निकलता है, इसमें वेवलेंथ शिफ्ट हमको मिलती है, ठीक। तो इसलिए ये कौन सा रेडिएशन हो जाता है? मॉडिफाइड रेडिएशन हो जाता है। अब एक ग्राफ से आपको समझ में आएगा मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रेडिएशन क्या है। तो देखिए ग्राफ देखिए चारों, तो देखिए चारों ग्राफ। पहले जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। तो वही स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन गेट रिकॉइल्ड ओनली इन ऑनवर्ड डायरेक्शन एट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, वेयर एज फोटोन
एक्ट स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, फोटोन क्या होगा हर डायरेक्शन में स्कैटर कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, किधर भी जा सकता है। बट इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉइल होगा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, हमेशा 90 डिग्री से थीटा छोटा रहेगा। अब देखिए मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड के रेडिएशंस के ये रहे ग्राफ। देखिए यहाँ पर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू, ये 0 कब आता था, जब यहाँ पर कॉस थीटा 1 हो जाए, 1 - 1 0, मतलब फाई हमारा कितना होना चाहिए, फाई हमारा होना चाहिए 0 डिग्री। तो देखिए 0 डिग्री में, और ये ग्राफ आपका किसका था, ये है आपका अनमॉडिफाइड रेडिएशन, ठीक, अनमॉडिफाइड रेडिएशन। ये आपका यहाँ पर क्या है, ये लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, और ये मॉडिफाइड रेडिएशन का लैम्डा डैश, ये भी सेम। और वेवलेंथ शिफ्ट निकालना है तो इस लैम्डा डैश में से लैम्डा को माइनस कर देंगे। अब देखिए इस वाले ग्राफ में क्या हुआ, जब थीटा हमने यहाँ पर 45 डिग्री किया, फाई हमने यहाँ पर 45 डिग्री किया, तो ये रेडिएशन देखिए मॉडिफाई हुआ थोड़ा सा, ये मॉडिफाइड रेडिएशन। यहाँ पर क्या हुआ, ये और मॉडिफाई हुआ जब फाई हमारा 90 डिग्री पहुँचा, ठीक। और मैक्सिमम जब 180 डिग्री पहुँचता था, देखिए ये यहाँ पर ये क्या होगी, लैम्डा डैश, ये आपका क्या है, मॉडिफाइड। तो ये आपके चारों ग्राफ हो गए। फाई यहाँ पर 135 डिग्री। अब ये एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से कि कॉम्पटन इफेक्ट आखिर है क्या अनमॉडिफाइड, क्या मॉडिफाइड रेडिएशन, मतलब सारी चीज़ें क्लियर, क्यों आया, किस लिए आया, एक्स रे के लिए है, गामा रे के लिए है, क्या यूवी रे के लिए है कि नहीं है, क्या डिफरेंस है इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, मतलब सारा हमने पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया कॉम्पटन इफेक्ट पर। रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक। और एक और इसका नया प्यारा सा नाम क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसी का नया लेटेस्ट वर्जन। अगर हम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही एक नया वर्जन है, मॉडिफाइड रूप में आ गया आपके सामने। तो अब हम देखेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ऐसा कुछ खास इस पर बहुत भयानक न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल बनते हैं। तो फॉर्मूले हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, एक एक न्यूमेरिकल को लेकर चलते हैं। देखिए पहला सवाल आपका एकदम लड़ुआ सवाल है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, आपका एक ही फॉर्मूला है उसका यूज़ करना। आपको क्या बताया गया है कि एक्स रे ऑफ वेव लेंथ 1 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ टारगेट, फाइंड। एक्स रे आपका स्कैटर्ड हुआ है, ठीक, किसी टारगेट से, आपको क्या करना है, फाइंड करना है मैक्सिमम वेवलेंथ प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड एक्स रे, सबसे बड़ी जो वेवलेंथ है। मान ले सबसे पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं, ये हमारे पास कोई एनर्जी है और ये स्कैटर्ड हुई और इधर चला गया रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये फाई और ये थीटा। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला था जो स्कैटर्ड वेवलेंथ का था, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। ये हमारे पास फॉर्मूला था इसका। तो देखिए यहाँ वैल्यू रखते जाते हैं, आंसर निकालते जाते हैं। तो मैक्सिमम वेवलेंथ प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड एक्सरे, जो स्कैटर्ड एक्सरे हुई है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ उसमें कहाँ होगी, उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो ये वाला सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ हमको पता है कब होगी, जब यहाँ पर कॉस फाई क्या अपनी वैल्यू ले, या फिर हम बोलें यहाँ हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये वाला टर्म इस 1 के साथ जुड़ जाए, मतलब कॉस फाई हमारी क्या ले, माइनस का वैल्यू ले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 के साथ जुड़ जाएगा। तो आपको याद होगा जो फाई हमारा होता था, फाई बराबर 180 डिग्री पे, आपको याद होगा कि जो लैम्डा डैश था, जो लैम्डा डैश या फिर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, यहाँ पर क्या जाता था 2h अपॉन एम नॉट सी, फाई बराबर 180 डिग्री पर। तो जो लैम्डा डैश स्कैटर्ड, ये स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड वेवलेंथ, ठीक, ये इंसिडेंट वाली है। तो देखिए लैम्डा डैश बराबर कितना आ गया, लैम्डा प्लस 2h अपॉन एम नॉट सी, ये मैक्सिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला था। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा दीजिए, यही निकाल लेते हैं पहले। देखिए लैम्डा डैश इक्वल्स टू, लैम्डा हमारा कितना है 1 पिकोमीटर,
1 पिकोमीटर। चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, तो हम वैसे पिकोमीटर में ही कैलकुलेशन करेंगे, चेंज कर सकते हैं इसको। 1 × 10⁻⁻12 आपकी पिकोमीटर में मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 + 2h 2 × h/m0c m0c। देखिए अब यहाँ पर h की वैल्यू डालिए 6.6 × 10⁻⁻34। m0 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 × 10⁻⁻19 सॉरी 9.1 × 10⁻⁻31। और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप एक काम करिए, इसे कन्वर्ट ही कर लीजिए 1 × 10⁻⁻12। तो यहाँ से जो लैम्डा डैश की वैल्यू निकल के आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन करते रहिए। इसकी वैल्यू निकल के आती है 486.1 पिकोमीटर, 486.1 पिकोमीटर। ये हमारे पास लैम्डा डैश की वैल्यू निकल के आती है मैक्सिमम वेवलेंथ। दूसरा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे स्कैटर्ड थ्रू 45 डिग्री। देखिए एक्सरे स्कैटर्ड कितना किया है 5, अब यहाँ पर 5 हमारा कितना है 45 डिग्री। तो सेम फॉर्मूला, लैम्डा डैश हमें चाहिए, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे जो स्कैटर्ड लैम्डा डैश हमें चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा + h/m0c 1 - cos 45। फिर से वही कहानी, लैम्डा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 पिकोमीटर है, h की वैल्यू हमें पता है, m की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है। अच्छा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसका जवाब दूं तो देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, पहले इस चीज़ को समझिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी। देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k = h-nu - h-nu डैश, यही होता है। अच्छा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब ये चीज़ क्या हो, कम हो। जब ये चीज़ कम होगी तभी तो क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन। मतलब जो हमारा स्कैटर्ड हुआ है रेडिएशन, उसके पास सबसे कम एनर्जी हो। अच्छा, उसके पास एनर्जी कब कम होगी, या फिर तो हम फ्रीक्वेंसी कम कर दें, नहीं तो वेवलेंथ इंक्रीज कर दें। देखिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होती थी, जो स्कैटर्ड रेडिएशन होता था उसकी वेवलेंथ कहाँ होती थी 180 डिग्री पर, अभी हमने निकाला है। अगर 180 डिग्री पर होती, देखिए काइनेटिक एनर्जी किसका रिलेशन है, h, ये क्या होता है c = न्यू × लैम्डा, तो लैम्डा = c/न्यू, तो सॉरी न्यू = c/लैम्डा। तो यहाँ अगर हम वैल्यू डालेंगे c/लैम्डा - hc/लैम्डा डैश, तो जितना ज़्यादा लैम्डा बड़ा उतना ज़्यादा ये होल फैक्टर क्या होगा, छोटा होगा। अगर उतना ज़्यादा होल फैक्टर छोटा हुआ तो छोटी चीज़ इसमें से माइनस करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी बड़ी मिलेगी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बड़ी मिलेगी तो मतलब लैम्डा मैक्सिमम कब हुआ था स्कैटर्ड फोटोन का, जब फाई हमारा कितना था 180 डिग्री था। तो यहाँ पर आप वैल्यू डालिए कौन सी, hc/लैम्डा, लैम्डा कौन सी 1 पिकोमीटर माइनस hc/, ये कितनी आ रही थी, ये शायद 0.4 नहीं 486.1 पिकोमीटर। 180 पर इतनी तो वेवलेंथ निकल के आई थी हमारे पास। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, मैं आंसर बता देता हूँ इनके सबके। देखिए इसका आंसर आ रहा है, लास्ट वाले का आंसर आ रहा है, आप अपना आंसर मैच करा लीजिए निकाल के। 1.96 × 10⁻⁻20 जूल्स, एंड इसका मैंने आपको बता ही दिया 486.1 पिकोमीटर, एंड इसका आ रहा है 71.2 पिकोमीटर। ये सबके आंसर आ रहे हैं, आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए और इसको मैच करा लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल एक और क्या है, क्वेश्चन देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग द इंसिडेंट रेडिएशन हैज़ वेवलेंथ 2 एंगस्ट्रॉम। तो इंसिडेंट रेडिएशन की हमारे पास लैम्डा कितना आ गया 2 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री इज 2.048 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए लैम्डा डैश कितना दे रखा है 2.048 एंगस्ट्रॉम, कितने पर, जब हमारे पास फाई बराबर कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि ये वेवलेंथ कब है, जब
जब आपकी स्कैटरिंग क्या हुई है, या फिर मैं बोल दूँ स्कैटरिंग क्या, लैम्डा डैश ये क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पर लैम्डा प्लस 2h/m0c, इससे पहले आपने ही देखा था, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू h/m0c 1 माइनस कॉस फाई। तो ये लैम्डा डैश मैक्सिमम कहाँ पर होती थी, 180 डिग्री पर। तो ये आपको मैक्सिमम वेवलेंथ दे रखी है जो रेडिएशन आपका स्कैटर्ड हुआ है। अच्छा, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन विच स्टार्ट रेडिएशन थ्रू 60 डिग्री। अच्छा देखिए, आपको ये स्कैटरिंग, ये स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ कब दे रखी है, जब थीटा आपको 180 डिग्री दे दिया हुआ है। और लैम्डा डैश कब पूछा है आपसे, जब आपको फाई बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। जब फाई 180 डिग्री है तब तो आपके पास कहानी, आपको लैम्डा डैश पता है। लेकिन जब फाई 60 डिग्री हुआ तब आपसे लैम्डा डैश पूछा है। अच्छा, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास क्या जुगाड़ है। अगर मुझे लैम्डा डैश निकालना है, लैम्डा डैश, तो लैम्डा की वैल्यू पता होनी चाहिए। इंसिडेंट रेडिएशन की कभी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ पता है हमें, 2 एंगस्ट्रॉम है। 1 माइनस कॉस फाई, फाई हमें पता होना चाहिए, फाई हमारे पास 60 डिग्री है। h/m0c इसकी वैल्यू, अच्छा देखिए इसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल्स टू h/m0c 1 माइनस कॉस 180। देखिए लैम्डा डैश माइनस लैम्डा यहाँ पर दे रखा है। लैम्डा डैश आपका कितना है, 2.048 माइनस 2 इक्वल्स टू h/m0c 1 माइनस कॉस 180 प्लस 1। यहाँ पर कितना आ गया, 0.048 इक्वल्स टू h/m0c इंटू 2। तो h/m0c हमारे पास क्या कहानी आ गई, ये 2 नीचे चला गया, तो 48 इंटू 10⁻³ 24 इंटू 10⁻³ ये हमारे पास आ गया, h/m0c की वैल्यू आ गई। तो देखिए अब आसानी से लैम्डा डैश बराबर क्या है, यहाँ से लैम्डा प्लस h/m0c 1 माइनस कॉस फाई, कॉस 60 डिग्री पर आपको पूछा गया है, कॉस 60 डिग्री। तो लैम्डा हमारे पास कितना है, 2 एंगस्ट्रॉम है, 2 इंटू 10⁻⁻10 प्लस h/m0c की वैल्यू क्या है, 24 इंटू 10⁻³ 1 माइनस कॉस 60 1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 24 इंटू 10⁻³ इंटू 1/2। तो ये आप कैलकुलेट कर लें। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका आंसर आ रहा है 2.012 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, मतलब इतना एंगस्ट्रॉम। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन विच स्टार्ट रेडिएशन एट 60 डिग्री। एनर्जी निकालनी, सबसे पहले तो हमने वेवलेंथ तो निकाल ही ली है कि 60 डिग्री पर वेवलेंथ कितनी होगी। अब मुझे एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला है E इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू डैश। देखिए h न्यू हमें ये दे रखा है 1 कितना 2 एंगस्ट्रॉम, एंड न्यू डैश भी हमें पता चल गया, लैम्डा डैश पता चल गया, तो यहाँ से न्यू डैश पता चल जाएगा। तो हमारे पास एनर्जी की भी वैल्यू निकल आएगी, वैल्यू पुट करके। देखिए ये तो एक फॉर्मूला है ही हमारे पास। अगर मान लीजिए कि हम ये ना ही निकालें, सबसे अच्छा जुगाड़ कि ये ना निकालें, हमें लैम्डा डैश ना निकालना पड़े, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, किसके टर्म्स में, साइन स्क्वायर के टर्म्स में। देखिए वो फॉर्मूला क्या है, मुझे भी याद नहीं है। वो फॉर्मूला हमारा आता था, ये रहा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी का h न्यू, ये था आपका 2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 + 2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2। ये हमारे पास फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हमें केवल न्यू की ज़रूरत है, न्यू हमें दे रखा है ऑलरेडी, h हमें पता है,
2 बीटा, बीटा क्या होता है आपका, बीटा इक्वल्स टू H/m0c। सारी चीज़ें पता है इसमें, ज़रूरत ही नहीं है मैं लैम्डा डैश या फिर न्यू डैश की। तो ये एनर्जी का आंसर आप लिख लीजिए, कैलकुलेट करिए। एनर्जी आपकी आ रही है 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत आसान थे दोनों सवाल, ठीक। देखिए कॉम्पटन पे कुछ ज़्यादा भारी सवाल नहीं बनते हैं, ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इतने भारी सवाल बनते हैं। अभी आपके जब आगे की कहानी आएगी, स्ट्रेंजर वगैरह आएंगे, ठीक है, तो वहाँ जाके बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं, थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है आपका। ये तो मतलब इतना कोई टफ सेक्शन नहीं है। तो अब कॉम्पटन हो गया है आपका। अब हम बेसिकली जो चर्चा करने वाले थे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर चर्चा करने वाले थे, बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि लाइट, ये मैंने आपको बोला भी था इससे पहले वाले लेक्चर में, मैंने आपको बोला था कि लाइट किस तरीके से बनी, पैदा हुई। ये जो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनकी कहानी क्या रही, इनकी कहानी बड़ा कंफ्यूज करती है कि पहले पार्टिकल, फिर न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी गलत थी तो फिर वेव थ्योरी आई। अब अच्छा वेव थ्योरी अब गलत होगी तो फिर से पार्टिकल थ्योरी। क्या ये पार्टिकल थ्योरी और वो न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी दोनों सेम थी? ऐसा नहीं है, दोनों अलग थी। वो पार्टिकल थ्योरी अलग तरीके से डिज़ाइन थी, ये पार्टिकल थ्योरी अलग तरीके से डिज़ाइंड है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जिसने समझाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी है, हमारे बेसिक्स जो क्लियर करेगी। तो अगले लेक्चर में हम वही देखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, थैंक यू क्लास।